चैप्टर नंबर 4 जो है उसके क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। स्टडी टेक्स्ट अगर सामने है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ बोर्ड पर ही देख लो। ठीक है, अगर बोर्ड पे देख लो तो बोर्ड पे देख सकते हो, अदरवाइज़ आपके पास स्टडी टेक्स्ट हो तो अच्छी बात है। इसके शुरू के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं पहले आप लोगों को करवा देता हूँ। अच्छा जी, देखो इसमें सबसे पहले 4.1 सवाल आ रहा है। ठीक है ना। 4.1 में लिखा हुआ है एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस्ड को वो एक्स से डिफाइन करता है एंड फ्रेश वर्कमैन, कुछ वो एक्सपीरियंस लोगों को काम पे रखता है और कुछ वो फ्रेश लोगों को काम पे रखता है। एक्सपीरियंस के लिए लेटर एक्स यूज़ हो रहा है और फ्रेश लोगों के लिए लेटर वाई यूज़ हो रहा है। फॉर हिज फर्म अंडर द कंडीशन, इस कंडीशन पे रखता है दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल, कि वो टोटल जो लोग काम पर रखेगा वो 9 से ज़्यादा नहीं रखेगा। एक्स एंड वाई कैन बी रिलेटेड बाय द इनइक्वलिटी, तो हम इसको किस इनइक्वलिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो 9 से ज़्यादा काम पे लोग नहीं रखेगा, 9 रख सकता है, 8, 7, 4, 5, 3, 2, 1, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टोटल एम्प्लॉइज यानी कि जितने भी लोग काम करने वाले होंगे विल बी लेस देन और इज इक्वल्स टू 9। जितने भी एक्स या वाई यानी कि एक्सपीरियंस और फ्रेश लोग काम करने वाले होंगे उनका टोटल जो है वो 9 या 9 से कम होगा, 9 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और टोटल एम्प्लॉयज़ कैसे आएंगे, एक्स प्लस वाई लेस देन और इज इक्वल्स टू 9। एक्स से वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं, वाई इन एक्सपीरियंस है, दोनों का एडिशन जो है वो 9 या 9 से कम होगा। अगली बात यह है कि एक्स और वाई क्योंकि इंसान हैं, लोग हैं, अगर मैं कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं रखूंगा तो 0 होगा, 1 रखूंगा तो 1 होगा एक्स, 2 रखूंगा तो x2 होगा, 3 रखूंगा तो x3 होगा। इसी तरह से अगर फ्रेश वाला बंदा नहीं रखूंगा तो y0 होगा, 1 रखूंगा तो y1 होगा, 2 रखूंगा तो y2 होगा। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। एक्स और y दोनों जो है वो 0 या 0 से ज़्यादा होंगे। तो इस हिसाब से मेरे ABCD में से क्या आंसर बनता है, ABCD में से B मेरा आंसर होगा। इसमें कोई मसला है, 0 या 0 से ज़्यादा और 9 या 9 से कम, सही है। दूसरा पार्ट, ऑन द एवरेज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन डज 5 यूनिट्स ऑफ वर्क। ठीक है ना, 5 यूनिट्स ऑफ वर्क यानी कि कोई एक उन्होंने यूनिट तय कर लिया कि भाई इतना काम करते हैं। एक एक्सपीरियंस बंदा होता है तो वो 5 यूनिट्स काम करता है। While a fresh recruit does 3 units of work daily, एक फ्रेश बंदा होता है वो जाहिर है थोड़ा सा कम काम करता है, वो 3 यूनिट्स के बराबर काम करता है। एंड द एम्प्लॉयर हैज़ टू मेंटेन एन आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 30 यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे। जो एम्प्लॉयर है वो ये चाहता है कि एक दिन में 30 यूनिट्स का तो काम हो रहा हो। दिस सिचुएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो इस सिचुएशन को आप किस तरह से बताओगे। अब अगेन एक्स और वाई एक ऐसा वेरिएबल है जो नेगेटिव नहीं हो सकता, विच मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0, वाई इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0, ये तो होना चाहिए। जितने भी एक्सपीरियंस लोग होंगे यानी कि x मल्टीप्लाइड बाई 5, जितने भी एक्सपीरियंस लोग होंगे यानी कि x मल्टीप्लाइड बाई 5, इससे क्या आएगा, जो एक्सपीरियंस लोग जितना भी काम करें वो आएगा। अगर x1 हो तो 5 इंटू 1 जो है वो 5, अगर x2 हो तो 5 इंटू 2 जो है वो 10, प्लस जितने भी फ्रेश लोग हैं वो जितना भी काम कर रहे हैं वो 3y से मेजर हो सकता है। y बता रहा है कि कितने फ्रेश लोग रखें, अगर 1 होगा तो 3 इंटू 1 3 यूनिट्स का काम होगा, अगर 2 फ्रेश लोग होंगे तो 3 इंटू 2 6 यूनिट्स का काम होगा। वो ये चाहता है कि कम अज़ कम जो काम हो रहा हो ऑफिस में वो 30 या 30 से ज़्यादा हो रहा हो एटलीस्ट, तो क्या निशान आएगा, ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 30। तो अब बताओ आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा। ठीक है,
फिजिबल रीजन तो नहीं होगा, इसने फिजिबल रीजन बनाने को भी नहीं बोला, सिर्फ इनइक्वलिटी बनाने को बोली है कि ये सिचुएशन है, इसको एक्सप्रेस कर दो इनइक्वलिटी में। थर्ड, द रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि कुछ कानून हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। वो कानून या रूल्स या रेगुलेशंस क्या कहते हैं? द रूल्स एंड रेगुलेशंस डिमांड दैट द एम्प्लॉयर यानी कि जो काम पे रखने वाला है, should employ not more than 5 experienced hands to 1 fresh one। जो मुल्क का कानून है, रूल है, रेगुलेशन है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप जो है ना वो नॉट मोर देन 5 यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5, यानी कि 5 से ज़्यादा लोग नहीं रख सकते। कौन से 5 से ज़्यादा लोग नहीं रखते? एक्सपीरियंस वाले। टू वन फ्रेश वन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अगर एक फ्रेश बंदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 एक्सपीरियंस वाले होंगे। लेकिन अगर आपने 2 फ्रेश लोग रखे हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 एक्सपीरियंस वाले रख सकते हो। यानी कि देखो, इसको अगर मैं समराइज करूं, मैं ये कह सकता हूं वाई क्या है? वाई फ्रेश है या एक्सपीरियंस्ड है? फ्रेश है। और एक्स क्या है? एक्सपीरियंस्ड है। अगर मैं अपने ऑफिस में एक फ्रेश बंदा रखता हूं तो मैं एक्सपीरियंस्ड बंदे कितने रख सकता हूं? 5 रख सकता हूं, 6 नहीं रख सकता, 4 नहीं रख सकता, रख सकता हूं। यानी कि अगर मैं अपने ऑफिस में एक फ्रेश बंदा रखता हूं तो मैं एक्सपीरियंस वाले बंदे जो है ना वो 1 भी रख सकता हूं, 2 भी रख सकता हूं, 3 भी रख सकता हूं, 4 भी रख सकता हूं, 5 भी रख सकता हूं, 6 नहीं रख सकता। अच्छा, अगर मैं अपने ऑफिस में 2 फ्रेश बंदे रखता हूं, 10, मैक्सिमम 10 रख सकते हैं, ठीक है ना? यानी कि मैं एक बंदा भी रख सकता हूं, 2 भी एक्सपीरियंस रख सकता हूं, 3 एक्सपीरियंस भी रख सकता हूं, 4 एक्सपीरियंस भी रख सकता हूं, 5 एक्सपीरियंस भी रख सकता हूं, 6 एक्सपीरियंस भी रख सकता हूं, 7 भी रख सकता हूं, 8 भी रख सकता हूं, 9 भी रख सकता हूं, 10 भी रख सकता हूं, 11 नहीं रख सकता। ऐसा ही है ना? ठीक है ना? अब इसका मतलब मुझे एक बात बताओ कि x की वैल्यू y पे डिपेंड करती है, हाँ या नहीं? x यानी कि एक्सपीरियंस वाले कितने लोग होंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि फ्रेश कितने लोग होंगे। ऐसा ही है ना? क्योंकि अगर फ्रेश बढ़ेंगे तो एक्सपीरियंस बढ़ सकते हैं, फ्रेश नहीं बढ़ेंगे तो एक्सपीरियंस नहीं बढ़ सकते। इसका मतलब ये हो गया कि x, अच्छा लिमिट किस पर है? x पर या y पर? x पर लिमिट है ना कि x इतने हो सकते हैं, है ना? क्या मैं ये लिख सकता हूं कि देखो एक बात है कि x जो है ना, x वो y पर डिपेंड करता है। अच्छा, जब हमारे पास एक y था तो x जो था ना वो 5 या 5 से कम था। जब हमारे पास 2 y हैं तो x जो है वो 10 या 10 से कम है। क्या मैं ये लिख सकता हूं x जो होगा वो लेस देन और इज इक्वल्स टू 5 इंटू y होगा? शायद मैं ये लिख सकता हूं, बताओ हाँ या नहीं? जो x यानी कि जो एक्सपीरियंस लोग होंगे वो y मल्टीप्लाइड बाई 5 से जो आंसर आता है उससे कम या उसके बराबर होंगे। अब यह आपको सोचना पड़ेगा उसी वक्त। देखो मैं वापस से बताता हूं, अगर मिसाल के तौर पर एक फ्रेश बंदा रखा हुआ है तो इसमें एक 1 डालो, x इज लेस देन और इज इक्वल टू 5 इंटू 1, x इज लेस देन और इज इक्वल टू 5। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भाई x जो है यानी कि जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं वो 5 या 5 से कम हो सकते हैं। अगर आपके पास 2 फ्रेश लोग हो, ऊपर वाली इक्वेशन में 2 डालो, x इज लेस देन और इज इक्वल टू 5 इंटू 2, x इज लेस देन और इज इक्वल टू 10। यानी कि जो आपके पास एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे वो 10 या 10 से कम हो सकते हैं। तो पहले आपने ये जज करना होगा सवाल में कौन सी चीज़ किस चीज़ पर डिपेंड करती है। यहाँ पर मुझे ये पता चल गया कि x जो है ना वो y पर डिपेंड कर रहा था, तो x को मैंने उल्टे हाथ पे लिख दिया। दूसरी चीज़ मैंने ये सोची कि भाई अपर बाउंड्री है या लोअर, तो मुझे पता था अपर बाउंड्री है, यानी कि एक सर्टेन लिमिट से कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसीलिए मैंने लेस देन का साइन लगा दिया। फिर मैंने ये सोचा कि अब डिपेंडेंस तो पता चल गई, साइन भी पता चल गई, अब वो क्या है, रेशो क्या है, तो रेशो 5 का था। बात समझ रहे हो? तो इस हिसाब से बताओ ABCD में से आंसर क्या होगा? ABCD में से आंसर जो है वो हमारा A होगा।
रेशियो तो लिखा हुआ है ना सवाल में भाई, ये 5:1 रेशियो के हिसाब से ही मैंने साइड वाली वर्किंग करी। साइड वाली वर्किंग करके फिर मैंने ये इनइक्वालिटी बनाया और उसको टेस्ट भी कर लिया मैनुअली कि एक्स जो है वो अगर y1 होता है तो x की वैल्यू 5 या लेस देन 5 आती है, और अगर 10 होता 2 होता है y तो x की वैल्यू 10 या 10 से कम आती है। अच्छा सर, ये दोनों आंसर बराबर कैसे हैं? देखो, तुमने निकाला था x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 5y। अगर तुम इसको स्वैप कर दो तो 5y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू x, और उसके बाद फिर जो ये 5 है अगर राइट साइड पर आ जाए तो y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू x ओवर 5। तो ये इसी को लिखने का दूसरा तरीका है। इस तरह से आपको आंसर दिया हुआ था ताकि आप लोगों को थोड़ी और मुश्किल हो। सही है? कोई मसला इसमें? हाँ भाई, कोई मसला? कोई मसला नहीं है ना। 4.1 का 4 करते हैं। 4.1 का 4 जो है उसमें लिखा हुआ है द यूनियन लेबर यूनियन होती है या वर्कर्स की यूनियन होती है जो उनके बेनिफिट के लिए काम करती है। द यूनियन हाउएवर फॉरबिड्स, यूनियन ने एक चीज़ मना की हुई है। द यूनियन हाउएवर फॉरबिड्स हिम बात हो रही होगी एम्प्लॉयर की जो काम पे रख रहा है। द यूनियन हाउएवर फॉरबिड्स हिम टू एम्प्लॉय लेस देन 2 experienced person to each freshman. दिस सिचुएशन कैन बी एक्सप्रेस एस, जो वहाँ की यूनियन थी उसने बोला कि भाई आप जो है ना वो 2 से कम फ्रेश लोग अपॉइंट नहीं करोगे, 2 से कम एक्सपीरियंस लोग अपॉइंट नहीं करोगे, ठीक है ना। फॉरबिड्स लिखा है ना, फॉरबिड यानी कि मना किया है। मना किस बात से किया है? हिम टू एम्प्लॉय लेस देन 2, 2 से कम लोगों को रखने से मना किया है। टू 1 फ्रेशमैन, यानी कि अगर एक फ्रेश बंदा होगा तो कम से कम वो यूनियन ये कह रही है कि 2 एक्सपीरियंस लोग तो होंगे ही होंगे। अगेन वाई क्या रिप्रेजेंट करता था? फ्रेश। अगर एक फ्रेश बंदा होगा तो यूनियन का क्या कहना है कि एक्सपीरियंस वाले कितने हो सकते हैं? एक, हाँ, मिनिमम 2 होंगे ना। यूनियन ये बोला है द यूनियन हाउएवर फॉरबिड्स, मना किया है, फॉरबिड्स हिम टू एम्प्लॉय लेस देन 2 experienced person। यूनियन ने उसको बोला है कि भाई हर एक फ्रेश बंदा अगर हमारे पास से काम कर रहा होगा तो कम से कम आप जो है वो 2 एक्सपीरियंस लोग रखोगे, 2 से कम नहीं रखोगे। 2 से ज़्यादा तो रख सकते हो, 2 से ज़्यादा रख सकते हो, यानी कि अगर y1 होगा तो x कितना हो सकता है? 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 3 और 4, इनके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, बस 2 हो कम से कम। अच्छा, अगर 2 फ्रेश लोग होंगे, अगर 2 फ्रेश लोग होंगे तो फिर मुझे बताओ कि क्या बनेगा? 4 होनी चाहिए, 4 मिनिमम ना यार, मिनिमम 4 या फिर 5 या फिर 6, इस तरह की बात कर रहा है, ठीक है। यूनियन ने ये कहा हुआ है कि अगर हम एक फ्रेश बंदा आपको देंगे जो आपके ऑफिस में काम करेगा तो आपके ऑफिस में कम से कम 2 एक्सपीरियंस लोग लाजमी तौर पर होने चाहिए ताकि वो काम सीखे। यही लॉजिक होगी। तो अब बताओ ये कौन सी इनइक्वालिटी बनेगी? क्या इनइक्वालिटी बन सकती है? एक्स जो है देखो, अब पिछले वाले केस में क्या था? अपर कैप था, यहां पर क्या है? लोअर कैप है, यानी कि आपके जो लोग होंगे वो 2 या 2 से ज्यादा होंगे। उसमें क्या था? 5 या 5 से कम, 10 या 10 से कम, यहाँ तो 2 या 2 से ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा। तो इसका मतलब ग्रेटर देन का साइन, ठीक है ना। और अगेन हमारे पास x जो है वो y पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो क्या मैं x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2y लिख सकता हूँ? जो x की वैल्यू होगी, यानी कि आपके ऑफिस में जितने भी एक्सपीरियंस लोग होंगे वो इनएक्सपीरियंस्ड या फ्रेश लोग मल्टीप्लाइड बाय 2 से जो नंबर आता है उतने या उससे ज्यादा होंगे। अब तुम चेक भी कर सकते हो, लेट से अगर मैं एक जो है वो फ्रेश बंदा रखता हूं तो x जो है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2 into 1, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2 बनेगा, यानी कि x की वैल्यू यानी कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। अगर मैं अपने पास x की वैल्यू y की वैल्यू जो है वो 2 रखता हूं तो x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2 यानी कि 4 बनेगा, यानी कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस लोग होंगे वो 4 या 4 से ज़्यादा होंगे। तो इस हिसाब से अब अगेन आपके पास जो आंसर दिया हुआ है, चलो इसको यूँ लिख सकते हैं 2y इज लेस देन और इज इक्वल टू x और y इज लेस देन और इज इक्वल टू x ओवर 2। क्या आंसर आएगा? बी। आ रहा है समझ में?
सही है। हाँ नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है भाई, ये टॉपर क्वेश्चन है। हाँ, जिसने बुक के सवाल लिखे हैं ना उसको दुआएं दिया करो रोज, बहुत अच्छा बंदा है वो। ठीक है। अच्छा, इसमें पहले पहले सवाल में कोई मसला है नहीं है। चलो 4.2 पर आते हैं। 4.2 में लिखा हुआ है द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी, एक इनइक्वालिटी बनाई हुई है एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इज इक्वल टू 9 इज, और उसने आपसे पूछा कि भाई इसका ग्राफ कैसा होगा। वाई लेफ्ट हैंड साइड पर है, वाई पॉजिटिव है, लेस देन का साइन है तो जो लाइन बनेगी उसके नीचे होगा शेडेड रीजन, और इसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट पता है हमें 0,9 और 9,0, तो इसका मतलब ए बी सी डी बताओ क्या बनेगा, ए होगा ना। ठीक है ना, ए में आपके पास जो लाइन बनाई हुई है उसने 0,9 और 9,0 से गुजरती हुई उसके नीचे वाला एरिया शेड में होगा। ठीक है, ये कह रहे हो, हाँ ये पूरी शेडिंग होगी, पूरी शेडिंग होगी। सही है भाई। अच्छा 4.3 द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी इज, क्या वाई लेफ्ट हैंड साइड पर है, क्या वाई पॉजिटिव है। आप क्या करोगे, आप पहले तो 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30 में एक बार x को 0 डालो, अगर x 0 होगा तो y 10 बनेगा, यानी कि आपके पास एक पॉइंट होगा 0,10। अच्छा उसके बाद अगर 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30 में एक बार y को 0 डालोगे तो x जो है वो 6 बनेगा, 6,0, तो वो लाइन जो 0,10 6,0 से गुजरती है और जिसके ऊपर जो एरिया हो ना वो शेडेड हो, वो क्या है, सी है। कोई मसला, डन। 4.4 द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू हाफ x। अब इसमें मसला क्या है, इसमें मसला ये है कि अगर x डालूंगा 0 y 0 हो जाएगा, y 0 डालूंगा तो x 0 हो जाएगा। ये केस अभी हमने डिस्कस किया, और ये वो केस होता है जिसमें आपकी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से गुजर रही होती है, यानी कि इसका एक पॉइंट तो 0,0 होगा। दूसरा अगर इसको मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करता हूं तो c हमारा 0 है और m हमारा हाफ है। m हाफ होने का मतलब लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होगी, लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होगी तो a नहीं हो सकता है ना। अच्छा c भी नहीं हो सकता। अच्छा d और b में से क्या होगा, क्योंकि उसने लेस देन और इज इक्वल्स टू का साइन डाला है और जो y है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है और जो y है वो पॉजिटिव है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर डी होगा। कोई मसला, पक्का। चलो भाई अगला 4.5। अच्छा जी 4.5 में क्या हुआ है, 4.5 में एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है ना, और उसमें एक एरिया शेड हुआ है और यहाँ पर इसने लाइंस की इक्वेशन भी दी हुई है, ठीक है ना। द कॉमन रीजन शेडेड पार्ट शोन इन द डायग्राम रेफर्स टू, वो बोलता है कि डायग्राम में जो रीजन शेड हुआ है वो ए बी सी डी, चार ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें से कौन से ऑप्शन का। अच्छा देखो एक एक कर चलते हैं। सबसे पहले लाइन नंबर 1, सबसे पहले लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1 का इसने इक्वेशन क्या बताया, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। अच्छा मुझे बताओ लाइन 1 के ऊपर है फिजिबल रीजन या नीचे, ऊपर है, तो क्या ये ओरिजिनली 5x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 30 होगा। इक्वल्स टू इसलिए दिया हुआ है क्योंकि उसने जब सॉल्व किया होगा तो इसलिए दिया होगा ना, अगर वो यहाँ पर भी इनइक्वालिटी के साइन डाल देता तो सवाल क्या पूछता, अगर वो यहाँ पर ही जवाब बता देता सारे और डायग्राम भी वो बना देता तो पूछता क्या, समझ रहे हो बात को। ठीक है, जिस तरह से हम सॉल्व करने के लिए इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं ना, इस तरह से इक्वल टू में कन्वर्ट कर कर वैल्यूज दी हुई है। अच्छा उसके बाद फिर लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 के नीचे है फिजिबल रीजन या ऊपर, इसका मतलब लाइन नंबर 2 की जो इक्वेशन है x प्लस वाई उसके साथ क्या होगा, लेस देन और इज इक्वल्स टू 9। अच्छा लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 3 के ऊपर है या नीचे है, ऊपर है ना, तो y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू x/3, और लाइन नंबर 4 के नीचे है या ऊपर है, नीचे है, तो y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू x/2।
ये इनइक्वालिटीज होनी चाहिए, है ना। अब ए बी सी डी देखो कि किस में से आपका ये आंसर किससे मैच कर रहा है, बी से मैच कर रहा है, बी से मैच कर रहा है। क्लियर है सबको? देखो ए में क्या मैच नहीं कर रहा, ए में पहला ही मैच नहीं कर रहा। सी और डी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ए में तो पहली ही चीज़ मैच नहीं कर रही, क्योंकि 5x + 3y यानी कि जो लाइन नंबर 1 है फीजिबल रीजन उस लाइन के ऊपर आ रहा है। सही है ना। यहाँ पर ग्रेटर लेस देन का साइन है, होना ग्रेटर देन का साइन चाहिए, इसीलिए ए सही नहीं है। अच्छा सी में क्या है, सी में भी कोई ना कोई मसला होगा। सी में क्या मसला है, ग्रेटर लेस, हाँ सी में ये दूसरी इक्वेशन में लेस देन का साइन होना चाहिए, सी में जो है दूसरी इक्वेशन में ग्रेटर देन का साइन है, इसलिए सही नहीं है। और डी नन ऑफ द अबव तो नहीं, या नन ऑफ दिस तब से करते हैं जब ए बी सी गलत हो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ही हमारी दी गई वैल्यू से मैच कर रहा है। सिर्फ ये दो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स मेंशन्ड है, वो अगर मेंशन्ड हैं या ना हो हमारा आंसर यही होगा। इस केस में ये दोनों रिडंडेंट है, लेकिन अगर मेंशन है तो भी यही आंसर है। कोई मसला? क्या सोचते हो तुम? हाँ क्या हुआ भाई, ये देखो ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये लेस देन। चलें आगे। देखो लाइन नंबर 1 के ऊपर है फीजिबल रीजन या नीचे? बताओ, एक लाइन बनी हुई है उसके ऊपर मैंने शेड किया हुआ रीजन, क्या बोलोगे तुम इसको? आया समझ? ये लाइन नंबर 1 है, ये फीजिबल रीजन है, बताओ ऊपर है तो ग्रेटर देन का साइन आ गया। अब समझ गए? ठीक है। 4.6 द रीजन इंडिकेटेड बाय द शेडिंग इन द ग्राफ इज एक्सप्रेस्ड बाय इनइक्वालिटीज। एक रीजन उसने बनाकर दे दिया और वो बोलता है कि ये कौन सी इनइक्वालिटी से रिप्रेजेंट होगा। अच्छा ये फीजिबल रीजन नहीं होगा, क्योंकि फीजिबल रीजन होने के लिए, फीजिबल रीजन तो वो रीजन होता है जो सारी कंडीशंस को एक ही साथ इकट्ठा मीट कर रहा हो। लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि ये कोई ऐसा रीजन है, ये कोई ऐसा रीजन है जो 0,4 और 4,0 के 0,4 और 4,0 के ऊपर है, ठीक है ना, और 0,2 और 2,0 के नीचे। अच्छा 0,4 4,0 अगर मैं इसकी इक्वेशन बना लूँ तो m कैसे आएगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, क्या आएगा, ये -1 आएगा, ठीक है ना। y इज इक्वल्स टू m x प्लस c। अच्छा c y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट कितना है यहाँ 4 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और अगर -1x को लेफ्ट साइड पे लेकर आ जाए तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 भी लिख सकते हैं। और इस लाइन के ऊपर है रीजन, तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 4। ये एक बात समझ में आ गई, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 4, यानी कि जो ऊपर वाली लाइन है उसके ऊपर है ना रीजन, तो ग्रेटर देन का साइन। अच्छा दूसरी जो आपकी लाइन थी वो गुजर रही थी 0,2 और 2,0 से, इसका अगेन c जो था वो 2 था, और m जो होगा वो होगा y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 यानी कि -1 होगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू -x प्लस c यानी कि 2, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 और x प्लस वाई इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 2 होगा, इसलिए क्योंकि वो जो लाइन बन रही है उसके नीचे रीजन। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों ऑप्शंस जिस सवाल में आ रहे हैं, अच्छा इसने इसको x1 x2 से रिप्रेजेंट किया है, बताओ ABCD में से क्या होगा, ए होगा, हाँ ए होगा। बस सिर्फ उसने ये किया हुआ है कि ये देखो ये जो 2x1 + 2x2 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 8 है, अगर दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करोगे तो x1 + x2 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 4 आ रहा होगा। ये एज इट इज ही x प्लस वाई इज लेस देन और इज इक्वल टू 2 है, और ए होगा आंसर। कोई मसला नहीं है? 4.7 इफ ए इज द नंबर ऑफ बैट्समैन एंड बी इज द नंबर ऑफ बॉलर्स। एक टीम है उसमें बैट्समैन हैं और उसमें बॉलर हैं, बैट्समैन और बॉलर जो है वो ए और बी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। द इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट दैट द नंबर ऑफ बैट्समैन, नंबर ऑफ बैट्समैन यानी कि ए या बी, नंबर ऑफ बैट्समैन यानी कि ए मस्ट बी नो मोर, नो मोर का मतलब इससे ज़्यादा नहीं, कम हो सकते हैं, कम हो सकते हैं यानी कि लेस देन और इज इक्वल्स टू, मस्ट बी नो मोर देन, किससे नो मोर देन 50% ऑफ द टोटल प्लेस। टोटल प्लेस यानी कि ए या बी,
ए प्लस बी। नंबर ऑफ बैट्समैन यानी कि ए मस्ट बी लेस देन और इज इक्वल्स टू 50%, किसका 50%? ए प्लस बी का। नंबर ऑफ प्लेयर्स का मतलब टोटल प्लेयर्स का मतलब ए प्लस बी। ठीक है, आपके जो बैट्समैन है यानी कि ए, वो लेस देन और इज इक्वल्स टू होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। किससे ज्यादा नहीं हो सकता या किससे कम होगा? 50% से। किसका 50%? टोटल प्लेयर्स का। ए और बी ऐड इसलिए किया क्योंकि जब हम टोटल प्लेयर्स की बात करेंगे, तो उसमें तो फिर हम दोनों को ऐड करेंगे ना, बैट्समैन बॉलर दोनों, तो ये बनेगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ए इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 0.5 ए प्लस 0.5 बी। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दें, अगर ये 0.5 लेफ्ट साइड पर जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा यानी कि 1 है ना, 1 में से जब 0.5 माइनस होगा तो 0.5 ए इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 0.5 बी। दोनों साइड्स को 0.5 से डिवाइड कर देते हैं तो ए इज लेस देन और इज इक्वल्स टू बी, है ना, यानी कि बी आंसर होगा। एक लॉजिक तो इसकी थी कि इस तरह से पूरा सॉल्व कर रहे हो। दूसरी लॉजिक ये है कि भाई जब नंबर ऑफ बैट्समैन टोटल प्लेयर्स के 50% से कम होंगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ बैट्समैन बॉलर के बराबर या उससे कम होंगे, यानी कि ये नीचे वाली बात। हाँ भाई, अब बताओ इसमें कोई मसला? पक्की बात है? देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे आधा है, आधा उल्टे हाथ पर जाएगा तो एक में से माइनस होगा, एक में से आधा निकालो, आधा बच जाएगा। समझ गए? कोई तो मसला कोई भी नहीं है ना? पक्की बात है? पक्की बात है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो।